तो नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। इसके बारे में हम पूरा का पूरा इसके अंदर जानेंगे। आज का वीडियो इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं था, इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था। तो हम क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो आइए फटाफट हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत है कि बस्तियाँ क्या होती हैं। बेसिकली इसके बारे में ये पता होना चाहिए बस्तियाँ होती कहाँ हैं। क्या है कि वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं वो क्या कहलाती हैं, बस्तियाँ कहलाती हैं। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बस्तियाँ होती हैं 2 प्रकार की, जैसे स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ। तो इसमें सबसे पहले ये कि अस्थायी बस्तियाँ होती कौन सी हैं और पाई कहाँ से जाती हैं। तो अस्थायी बस्तियाँ वो होती हैं जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं और यह कहाँ पाई जाती है? घने जंगलों में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वत के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। जो पर्वत के निवासी हैं वो कहाँ रहते हैं? अस्थायी बस्तियों में ही रहते हैं। वे क्या करेंगे? वे आखेट करते हैं। आखेट यानी कि शिकार करना, यानी कि जो शिकारी होते हैं, यानी कि जो जानवरों का शिकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम आखेट कहते हैं। संग्रहण करना, यानी कि जो भी फल फूल लकड़ी वगैरह होती है उनको क्या करते रहते हैं? जुटाते रहते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें? स्थानांतरणशील कृषि होती है जो ये लोग करते हैं। और ये क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास जैसे कि अगर हम पहाड़ों का एग्जाम्पल लें तो गर्मियों के टाइम पे ये पहाड़ों की ऊंचाई पे चले जाते हैं। अगर वहीं जब सर्दियाँ आती हैं तो इसके घाटी के आसपास आके रहने लगते हैं। इनके 2 फ़ायदे होते हैं। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है जिसके कारण यहाँ पे इन्हें घासें मिल जाती हैं जो इनको अपने मवेशियों यानी कि जो जानवर ये पालते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट सिवा इसके बाद बस्तियों को 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रामीण बस्तियाँ, दूसरा है शहरी बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ कौन सी होती हैं? तो आइए हम देखते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ वो होती हैं जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। मतलब जहाँ लोग, पहले तो ये देख लेते हैं जहाँ लोग ये कार्य करते हैं, जहाँ कृषि और मत्स्य पालन करेंगे, वानिकी यानी कि वनों से लकड़ी लेके आना, वहाँ से उसके जो फल फ्रूट होते हैं वो सब तोड़ के उसे बेचना। और बस्तियाँ कैसी होती हैं? सघन भी हो सकती हैं और प्रकीर्ण भी हो सकती हैं। सघन यानी कि जिसमें घर पास पास बने होते हैं, प्रकीर्ण यानी कि इसमें घर दूर दूर बने होते हैं, ऐसी होती हैं। और प्रकीर्ण बस्ती कहाँ बनाई जाती है? तो ये पहाड़ों पे बनाई जाती है। कहाँ? घने जंगलों में और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे ज़्यादा तो लोग रहते नहीं है, सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे ये प्रकीर्ण यानी कि दूर दूर बस्तियाँ बसाई जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं और स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाएंगे। जिस तरीके का वहाँ पे जलवायु होगी, क्लाइमेट होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो कहीं भी ठंडे प्रदेश में अलग प्रकार के घर बनाए, जैसे इग्लू वगैरह बनाया जाता है। वहीं पे अगर देखा जाए कि काफ़ी थोड़ा जहाँ लकड़ियाँ मिलती हैं वहाँ लकड़ी से बने हुए घर मिलेंगे ज़्यादातर। अगर यहाँ पे सामग्री उपलब्ध है, जो सामग्री वहाँ पे उपलब्ध होगी उसी से ही वहाँ ऐसे क्षेत्र में घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम देखते हैं शहरी बस्तियाँ। शहरी बस्तियाँ में 2 बस्तियाँ आती हैं, जैसे नगरी बस्तियाँ और एक शहरी बस्तियों के नाम से जाना जाता है। नगरीय बस्तियाँ कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। और जो शहरों में बस्तियाँ होती हैं ये कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। और इनका बेसिकली काम क्या होता है? निर्माण करना, व्यापार करना और सेवा क्षेत्रों में ये लोग लगे हुए होते हैं, जैसा कि हम शहरों में देख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एनसीईआरटी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ था परिवहन। परिवहन यानी कि आवागमन के साधन, जिससे कि हम किसी भी आने जाने के लिए या व्यापार करने के लिए या बोझा कुछ भी सामान कोई भी भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि पुराने समय में गधे, खच्चर और बैल ऊँट का प्रयोग किया जाता था। कहाँ पे? भारत में पहले गधे, खच्चर, बैल ऊँट का प्रयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए और बोझा ढोने के लिए। ऐसे ही दक्षिण अमेरिका के एंडीज़ पर्वत के क्षेत्र में लामा यानी कि एक जानवर है जिसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? बोझा ढोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही सेम तिब्बत में याक नाम के जानवर का यूज़ करते हैं बोझा ढोने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद परिवहन है। परिवहन के 4 साधन।
अब हम देखेंगे 4 साधन कौन कौन से हैं परिवहन के। तो पहले हम देखते हैं सड़क मार्ग। सड़क मार्ग में ये सड़कें कैसी होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, पक्की सड़कें हो सकती हैं, यही उसमें दिया हुआ था एनसीईआरटी में। इसमें इतना ज़्यादा डीप नहीं है, बस इसमें ये है कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट है कि भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। तो क्वेश्चन सीधे आ जाएगा सबवे किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भूमिगत सड़कों या भूमिगत मार्ग को क्या कहा जाता है, सबवे कहा जाता है। और जो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। बस मैंने ऐसे नोट कर दी थी, वैसे इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा था। सड़कें कैसी होती हैं, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो अब आइए हम देखते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग कैसे होते हैं। रेल मार्ग तीव्रता और कम खर्चे वाला और भारी सामान ढोने का कार्य करता है। ये है रेल मार्ग का ये फ़ायदा है, एक तो वहाँ पे कम खर्चा, कम पैसे में कोई भी भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाया जाता है और दूर के क्षेत्र में भी पहुँचाया जा सकता है। पहले डीजल और विद्युत से चलने वाले इंजन थे, लेकिन अब वाष्प यानी कि भाप से चलने वाले इंजन जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं वाष्प इंजन उसके लिए बनाया गया था। फिर इसके बाद सुपर फास्ट रेल चलाई गई, जिसकी गति कैसी थी, तीव्र गति यानी कि अति ज़्यादा फास्ट थी। और एक है दुर्गम क्षेत्रों पे जो भी हमें सामान पहुंचाना होता है वहाँ पे इसको ये पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, पहले यहाँ पे इसका ये कि पहले किसके वो थे जो इंजन होता था कैसा डीजल से चलती थी, विद्युत इंजनों से चलती थी। उसके बाद आविष्कार हुआ वाष्प के इंजन का, जिसके बाद से रेल में मतलब रेल मार्ग में देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छी क्रांति सी आ गई थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद सुपर फास्ट ट्रेन आई, जिससे तीव्र गति यानी कि काफ़ी जल्दी से जल्दी कहीं पर भी पहुँचा जा सकता था। और दुर्गम क्षेत्रों पर भी सामान पहुंचाया जा सकता था या कोई भी सामान वहां भेजा जा सकता था। नेक्स्ट है कि एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग जो पहले माना जाता था कि भारत का है, लेकिन अब वो चाइना का है। जैसे तिब्बत में जॉइनिंग से लेके लहासा तक। नेक्स्ट इसमें है कि विश्व का सबसे लंबा, अगर रेल मार्ग की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिम रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर यानी कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। देखिए, अब इसमें अभी हमने पढ़ा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में। आप इसमें देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वही पॉइंट है जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। ये देखिए, ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से ऐसे 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 करके ये रेल मार्ग गया हुआ है और उसके बाद कहाँ से जोड़ा है, व्लादिवोस्तोक तक इसको ज्वाइन करता है। आप इसे मैप में भी देख सकते हैं, इस प्रकार से ये है। इसमें इतना ही है। अब आइए हम इसमें देखते हैं जल मार्ग। तो जल मार्ग क्या है, जल मार्ग बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग कौन से होते हैं, जो जैसे नदियों, अंतर्देशीय जल मार्ग में नदियाँ झीलों का उपयोग किया जाता है, अंतर्देशीय जल मार्ग कहलाते हैं। इसमें नदियों या झीलों के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जाता है। और उदाहरण जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम वर्ल्ड में देखें तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी के काफ़ी ये अच्छे उदाहरण हैं जो उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर है समुद्री मार्ग। इसका उपयोग व्यापार माल एवं सामान किसके लिए किया जाता है, व्यापार करने के लिए, माल एवं सामान एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है समुद्री मार्ग का। ये किससे जुड़े होते हैं, बेसिकली पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो जैसे एशिया में सिंगापुर और मुंबई फेमस है, नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस हैं, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है। तो इसके ये कुछ उदाहरण हैं। ये सारे के सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके 3 पॉइंट हमने कर लिए। इसका चौथा पॉइंट ये रहा, अफ्रीका में डरबन और कैप टाउन एक समुद्री मार्ग के या महासागरीय मार्ग के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, और उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है इसमें यूरोप में लंदन। अगला इसमें है वायु मार्ग। वायु मार्ग
सबसे तीव्र मार्ग है, मतलब जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, लेकिन ये सर्वाधिक महंगा साधन भी है। और इसका एक जो हम मान सकते हैं कि डीमेरिट्स क्या हैं, इसकी एक ख़राबी यही है कि वायु यातायात क्या होता है, जैसे मौसम ख़राब होने पे, जैसे कोहरे या तूफ़ान से कुप्रभावित रहता है कि उस टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे जैसे अगर वायु हम यात्रा करना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है, और एक प्लेन को उड़ाना भी काफ़ी एक बहुत बड़ा टास्क होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये जो भी ये सेवाएँ हैं वो रोक दी जाती हैं। इसके हवाई पत्तन के कुछ एग्जांपल है, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में, फ्रैंकफर्ट में है और काहिरा में है। तो ये हमने सारे के सारे इसमें परिवहन के साधन देखे थे। सबसे पहले हमने सड़क देखा है, सड़क परिवहन देखा, फिर हमने रेल मार्ग देखा है, इसके बाद हमने जल मार्ग पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इसके बाद वायु मार्ग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं संचार। अभी इसका लास्ट टॉपिक है संचार। क्या है? संचार दूसरों के पास तक पहुँचाने की प्रक्रिया है। संचार दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने की, यानी कि एक सूचना एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों से संचार कर सकते हैं या लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट भी, मतलब सैटेलाइट के आने से काफ़ी क्रांति आई थी। जैसे सैटेलाइट से हम किस किस चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे तेल की खोज में, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल को ढूंढने के लिए, खनिज संपदा को ढूंढने के लिए, मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सहायक होती है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेलुलर फ़ोन क्या होते हैं, यानी कि बेतार वाले टेलीफोनिक संचार को क्या कहते हैं? सेलुलर फ़ोन कहा जाता है। तो यहीं से पॉइंट देके आपसे के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब हम करते हैं बुक बॉक्स। जो बुक बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए गए बुक बॉक्स में दिया गया होता है एनसीईआरटी में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ये आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं? बसाव स्थान कहते हैं। यानी कि जहाँ भवन और बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे क्या कहेंगे? बसाव स्थान कहेंगे। आदर्श बसाव के लिए कुछ इन्होंने प्राकृतिक दशाएं दी हैं कि जहाँ पे आदर्श बसाव माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा? जहाँ अनुकूल जलवायु होगी, जल की उपलब्धता होती है, उपयुक्त भूमि होती है और उपजाऊ मिट्टी होगी, क्योंकि यही चीज़ें कहीं ना कहीं फोर्स करती हैं लोगों को कि वहाँ पे ये रहने के लिए मजबूर होते हैं। अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, जहाँ जल उपलब्ध है, क्योंकि उसी पे ही काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। भूमि उपयुक्त होनी चाहिए, अच्छी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए कि ताकि लोग खेती वगैरह वहाँ पे कर सकें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में नवीनतम स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसी के बारे में है कि इसमें ये पूछता है ये किसको किसको जोड़ता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है। इसे आप याद कर लीजिए। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। यानी कि समुद्र के लेवल से अगर मापा जाए कि जैसे समुद्र है, ये समतल स्थान है, ये पहाड़ी है, तो अगर माना जाए ये समुद्र का पानी है तो समुद्र तल से, यानी कि इसके इस तल से माना जाएगा, नीचे का जो हिस्सा है समुद्र का तल, इसके ऊपर से जो हाइट ऊपर गई है इसके ऊपर यहाँ तक, यहाँ से इसको नापा जाता है। यानी कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितना है? 5072, यानी कि 5072 इसका सबसे ऊंचा बिंदु है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो बुक बॉक्स में इतना ही था। इसमें 3 पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और अपने ऐसे ही जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।